इस दौर में राजनीतिक सत्ता ने यानी मोदी की सत्ता ने राजनीतिक तिकड़मों के जरिए या फिर राजनीतिक जरूरतों के जरिए कानून पार्लियामेंट के भीतर ऐसे बना लिए जहां पर इस देश में चुनाव के वक्त चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाए विपक्ष शिकायत तक नहीं कर सकता है। विपक्ष शिकायत तक नहीं कर सकता है। जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनके खिलाफ अगर आपने कुछ भी कह दिया और मौजूदा सरकार ने कहा कि आप जो कह रहे हैं और जो कहना चाहते हैं उससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी तो आप देश के खिलाफ हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और यह कानून कहीं दूसरी जगह से नहीं पार्लियामेंट के भीतर से ही पास हो रहा है तो फिर विपक्ष का मतलब क्या है? आज इस सवाल पर गौर करना इसलिए जरूरी है या कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस दौर में दो बिल जो पार्लियामेंट में आए, एक बिल के जरिए तो मुहर लग गई लोकसभा और राज्यसभा की, दूसरे बिल पर अब सहमति बननी है, बहस मुआइस होनी है, लेकिन उस पर भी मुहर लग जाएगी। और सवाल सबसे बड़ा यह होगा कि जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब सरकार करेगी उस चुनाव आयुक्त के तमाम कार्यकलाप जो कि चुनाव को कराते वक्त वह निर्णय लेगा उसको लेकर कोई प्राथमिकी कहीं दर्ज हो नहीं सकती है। यानी किसी भी चुनाव आयुक्त या किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई भी कहीं पर कोई एफआईआर तक करा नहीं सकता है अगर उसे लगता है कि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है तो भी। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इस देश के भीतर में अगर कॉरपोरेट घपले घोटाले सरकार की आर्थिक नीतियों के साथ होते हैं और चलते हैं और अगर आपको लगता है कि वह गड़बड़ी हो रही है, जैसा कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड इस देश के सामने आया, अगर यह कानून उस दौर में होता जो अब आने वाले वक्त में हो जाएगा तो फिर सरकार कह सकती थी कि आप इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ कर रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक तौर पर विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। राजनीतिक तौर पर कोई सरकार इस ताकत के साथ अपने तमाम कार्यक्रमों को, पॉलिसीज को, जो भी नीतियां वो अपनाती है उसको लेकर कानूनी जामा पहनाने की दृष्टिकोण से संसद का सहारा उस दृष्टि से कभी नहीं लेती थी जो मौजूदा वक्त में लिया जा रहा है। और तीसरा सवाल है कि इस देश के भीतर ना तो सवाल पूछ पाने की परिस्थिति में और ना ही किसी को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में अगर विपक्ष भी ना आ पाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो फिर चुनाव आयुक्तों को जजों के बराबर की मान्यता देना और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी चुनाव का दायित्व निर्वहन करने के दौरान चुनाव आयोग या कोई भी चुनाव आयुक्त कोई भी फैसला लेता है तो उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज कहीं नहीं होगी। यानी नो एफआईआर, नो शिकायत। चुनाव आयुक्तों की जो पैमाना है वह इस देश के जजों के बराबर का है और नियुक्ति चूंकि सरकार के हाथ में है और यह सवाल बार बार इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट से ही गूंजता रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो फिर वह सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा कर पाएगा अगर सरकार कुछ गलत करती है। तो एक कदम और आगे इस विधेयक के जरिए सरकार बढ़ गई जहां पर उसने कहा अब वो अपने काम के दौरान गलत करे, सही करे, आप कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकते हैं। एक क्षण के लिए सोचिए, बीते 5 चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, पिछली बार भी इन 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, इन 5 राज्यों में जितना पैसा कैश का पिछले चुनाव में पकड़ा गया था इस बार दुगने से ज्यादा पकड़ा गया। लेकिन फिर भी आप कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो शिकायत करने पहुंच रहे थे, नेताओं की शिकायत होती थी, दलों पर शिकायत होती थी, हेट स्पीच को लेकर शिकायत थी, जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको लेकर शिकायत थी। इलेक्शन कमीशन सहमति भरे मौन के साथ हमेशा खड़ा रहा। और अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, तो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कहीं पर अगर रिपोर्ट दाखिल करनी हो तो हम कहां करेंगे? आप कहीं नहीं कर सकते हैं। और जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, कल तक इस बात का जिक्र होता था कि कैसे होगी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की थी कि प्रधानमंत्री रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, अपोजिशन के लीडर रहेंगे। बहुत साफ तौर पे नजर आने लगा कि अगर चीफ जस्टिस जिस तरह बैलेंस करेंगे वही उसी के हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। सरकार ने जो नया बिल लाया उसमें जो चीजें रखी उसमें प्रधानमंत्री, अपोजिशन का लीडर और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, यानी मोदी सरकार का ही कोई मंत्री होगा। 2-1 पहले ही हो गया, फैसला तुरंत आ गया। विपक्ष के नेता का कोई मतलब नहीं है किसी भी नियुक्ति को लेकर। 2-1 के हिसाब से चीजें चलती रहेगी, नियुक्ति होती चली जाएगी और नियुक्ति के बाद वो सरकार के अनुकूल काम ना करे तो क्या करे। तो ऐसे में इसी चुनाव के बीच में लगभग 97 शिकायतें क्यों पहुंची चुनाव आयोग के पास, जो कि चुनाव आयोग के
जो कार्यक्रम जिस रूप में वह निर्देशित कर रहा था उसको लेकर उंगली उठाई गई। वो ईवीएम का मसला हो, वो वोटिंग के दौरान का मसला हो, वो पकड़े जा रहे कैश का मसला हो, वो भाषणों का जिक्र हो, वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन का मसला हो, किसी जिले में कलेक्टर द्वारा सत्ता के अनुकूल की जा रही कार्रवाई क्यों ना हो। 97 शिकायतों का मतलब है कि अब सवाल है कि ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। अब सरकार ये पहली बार इस देश में जो आपराधिक कानूनों में संशोधन के साथ कल ही पार्लियामेंट में रखा गया, उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि अब आर्थिक गड़बड़ियां जो होती हैं उसको हम टेरर एक्ट के तहत ट्रीट करेंगे, यानी आतंकवाद को लेकर जिन कानूनों को लागू किया जाता है, आर्थिक तौर पर कोई इस देश को अगर क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ टेरर एक्ट का कार्रवाई होगी। अगर कोई शख्स भारत की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो उसे आतंकवादी कानून माना जाएगा। यानी एक क्षण के लिए यह कानून अगर उस वक्त मौजूद होता तो क्या हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और क्या उस दौर में तमाम रिपोर्ट्स जो एक के बाद एक आती चली गई और तक वो रिपोर्ट निकल कर आई, वो सारी रिपोर्ट कोई मान्य नहीं रखती और कहा जाता ये सभी खिलाफ है। उस वक्त पहली प्रतिक्रिया अडानीज की क्या थी? उनका बहुत साफ कहना था वो इस देश के विकास में लगे हैं और इस देश के विकास और इस देश को खड़ा करने में जितनी जद्दोजहद वो कर रहे हैं उसमें बाहर की ताकतें नहीं चाहती है कि भारत इतना मजबूत हो, और इसीलिए यह कार्रवाई भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए की गई है। या अगला सवाल यह भी हो सकता है, उस दौर में तो आप रिपोर्टिंग कर सकते थे कि जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है, जो इस दौर में जो सेबी पर जो आरोप लगे, उस दौर में जो एलआईसी और एसबीआई जो पैसा लगा रही थी उसको लेकर सवाल होगा, या फिर इस दौर में जो वैल्यूएशन हो रहा था शेयर मार्केट में और 12 लाख करोड़ के करीब जो डूब गया, निवेशकों को लेकर जो सवाल थे, वो सवाल अगर अडानी ग्रुप के ऊपर उस दौर में कहे जा रहे थे तो क्या अब कहे जा सकते होंगे? इसका जवाब बहुत साफ तौर पर नहीं है। कल तक उन सवालों को उठाया जा सकता था, अब इन सवालों को उठा पाने की स्थिति में नहीं होंगे जब यह पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। परिस्थिति होगी किस स्टेट में जब नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद किस जिले का कौन सा कलेक्टर कौन सा एसपी काम करेगा, वह भी केंद्र में बैठी हुई सरकार के लिए काम करते हुए इलेक्शन कमीशन कर रहा है काम, नहीं कर सकते हैं। कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी और बाद में भी नहीं होगी। यह परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो चली है। और दूसरी तरफ जो लूट का सिलसिला है उस पर तो मुहर लग गई। अब आप कैसे करेंगे और क्या कहेंगे? जब वो सूचनाएं ही बाहर नहीं आएंगी तो फिर पॉलिटिकल इश्यू भी कैसे खड़े होंगे? पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मौजूदगी सिर्फ तत्काल देख रही है, देश में आने वाले वक्त की परिस्थितियों को कोई नहीं देख रहा है। और यह सबसे बड़ी मुसीबत मौजूदा वक्त में उस विपक्ष को लेकर है। यहां सत्ता तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, मोदी सरकार की ट्रांसपेरेंसी पर अब कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। चाहे वह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का निर्णय पार्लियामेंट के भीतर कैसे लिया गया और इस बात का एहसास कराया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पहले भी लिखा था। परिभाषाएं जब गढ़नी शुरू होती हैं तो इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर वही होते हैं। और जब एक एक चीज कर सूचनाएं आनी ही बंद हो जाएंगी तो राजनीतिक दलों के पास कौन से मुद्दे रहेंगे और उनको भी मीडिया क्यों दिखाए, यह भी सवाल होगा। क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई अपनी सुविधा के लिए या अपने सुविधाओं को लगातार उपभोग करते रहने के लिए कहीं कोई समझौता तो नहीं कर लिया। ऐसी बड़ी तादाद है, बड़ी कतार है, वो रीजनल फोर्सेस हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो खुद को मानते हैं वो ही क्यों ना हो। आखिर का सवाल सबसे बड़ा यही है कि पार्लियामेंट है लेकिन उस पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष गायब है।